वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में। दोस्तों आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सेशन में दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये परीक्षा दोस्तों ये हुई थी परीक्षा 28/9/2018 को हुई थी दोस्तों, शिफ्ट थर्ड में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, 9 और 11 एक बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। निम्नलिखित है। जो एक बिंदु है जो रेखाखंड को इतने के अनुपात में बांटता है, उसके निर्देशांक निकालने हैं दोस्तों। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में दोस्तों। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। आप पहले इसे बनाइए, उसके बाद देखिए। आप पहले बनाइए, उसके बाद देखिए दोस्तों। ठीक है, एक रेखाखंड है ये। ठीक है दोस्तों, इसके निर्देशांक दे रखे हैं दोस्तों -1, एक मिनट के, -1, 9 और 11, 9। एक बिंदु है कहीं यहाँ पे कोई बिंदु होगा। ये बिंदु XY मान लेते हैं इसको। ये इसको काट रहा है, इसको बांट रहा है 3:1 की रेशियो में। तो दोस्तों इसके जो फॉर्मूला होता है ना, इसका एक विभाजन, रेखाखंड विभाजन एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा, मान के चलिए ये एक्स होते हैं यहाँ पे एक्स। ये रेशियो, यहाँ पे रेशियो M x की 2 प्लस में N x की 1, और नीचे क्या होता है M प्लस में N। इसी हिसाब से y के होते हैं दोस्तों। ये तो कॉमा लगा दें यहाँ पे, y इज इक्वल टू होता है My2 प्लस में Y1, और ये N गुणा में होता है ये। ठीक है, और ये M प्लस में N। ठीक है, ये M और N दोस्तों रेशियो है, ये वाले रेशियो है। ठीक है, तो बस इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। यही पूछा है क्वेश्चन, तो जल्दी से पुट करते हैं। देखो M और N की वैल्यू कितनी है, 3 और 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3, और x2 की वैल्यू कहते हैं। ये पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला x2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो x2 कितना है 11 है, और M की वैल्यू 3 है, तो 11 3 कितना जाएगा दोस्तों 33। ठीक है, ये प्लस का निशान, और N की वैल्यू 1 है, और x की 1 की वैल्यू 1 ही है, तो 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे M1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी हिसाब से y का भी सोल्व करेंगे। y का सोल्व करेंगे, M की वैल्यू कितनी 3 है, y2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, तो ये कितना जाएगा 3, और प्लस में y1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 9 और 1 कितना 9 ही हो जाएगा दोस्तों, और नीचे कितना जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9 और 3 कितना होगा दोस्तों 9 3 12 बटे 4, काटेंगे तो कितना जाएगा ये 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर का चिन्ह था, इसे करेंगे तो 32 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो दोस्तों कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो 8 और 3 किस ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, तो समीकरण x⁻2/3 प्लस में x⁻1/3 -2 = 0 के समाधानों की संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये द्विघात बहुपद से है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ये कह रखा है कि इसमें कितने समाधान निकल सकते हैं, मतलब x की कितनी वैल्यू निकल सकती है, उस नंबर ऑफ को हमें पिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखो कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देख करते हैं। देखिए x⁻1 जो थर्ड है ना, इसको हम मान ले p मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू p पुट करेंगे x⁻1/3 की जगह, तो दोस्तों देखो पहला जो आएगा 1/3, तो p की स्क्वायर हो जाएगा दूसरा पहला, फिर प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा p -2 = 0। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद बन गया तो इसको द्विघात बहुपद जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर लो। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, p की स्क्वायर प्लस में 2p माइनस में p माइनस में 2 = 0। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कॉमन लेंगे हम p कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा p प्लस में 2, जैसे -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा p प्लस में 2 = 0। तो p -1 और p + 2 = 0। तो p की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी बराबर है, और एक p बराबर -2, मतलब p की दो वैल्यू आ गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमने -x⁻1/3 को p माना था, तो इसमें दोनों वैल्यू को पुट करो। देखिए x1/3 p की वैल्यू मान लो पहले एक रखते हैं। अब इन दोनों साइड क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा इधर, तो और इधर क्यूब करेंगे तो x आएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। फिर एक बार फिर x⁻1/3 p की वैल्यू 2 आई थी ना, इधर 2, तो इसका क्यूब करेंगे इधर -8 आ जाएगा दोस्तों, और इधर x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आ गया। तो देखिए x की वैल्यू 1 आ गई और 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो इसके दो समाधान आ गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। ऐसे होगा ये क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
ये बनाइए दोस्तों। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। ये देखो दोस्तों एक दंड चार्ट से है, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। उड़ानों का समय है, ठीक है दोस्तों, और प्रस्थान दे रखे हैं। तो प्रस्थानों टोटल 6 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रस्थान जो हुए ना, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक टोटल प्रस्थानों के औसत निकालने हैं दोस्तों, ठीक है। तो 6 से लेकर 7 बजे तक 4 प्रस्थान किए गए थे, 7 से लेकर 8 तक 2 प्रस्थान, 8 से 9 तक 2 प्रस्थान, और 9 से 10 तक मतलब इस टोटल 12 बजे तक कितने इतने प्रस्थान हो। टोटल प्रस्थानों की संख्या कितनी है, 4 2 6, 6 2 8 9 10 11 12, टोटल तो 12 हैं दोस्तों। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम है। औसत ये औसत तो ये होता है ना, टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ, तो काटेंगे दोस्तों कितना जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 2, ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 150 छात्रों की कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं। ये दोस्तों वेन डायग्राम से है। देखो इसमें 2 चीज़ दे रखी है, कबड्डी और खो खो। पहले हम इसे बना लेते हैं। देखिए दोस्तों ये पहला वाला मान लीजिए इसको कबड्डी है, कबड्डी, और दूसरे वाला का मान लो खो खो, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि जो 78 छात्र ना कबड्डी खेलते हैं, 78 छात्र, देखिए अगर 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और छात्र दोनों खेलते हैं, 18 छात्र कितने हैं, दोनों खेलते हैं, तो टोटल कितने विद्यार्थी, टोटल हमारे कितने हैं, 150 है। इसका मतलब सबका सम करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, तो इसका सम करेंगे तो 150 आएगा। देखो 78 छात्र जो कबड्डी खेलते हैं और 18 जो छात्र हैं जो कबड्डी और खो खो दोनों खेलते हैं, 78 में ही 18 इंक्लूड है, ठीक है दोस्तों, ये आप कन्फ्यूज मत होना। तो दोस्तों खो खो कितने खेलते हैं, देखो खो खो जो खेलते हैं अगर 150 में से 78 को घटा देंगे तो हम 72 आ जाएगा। 72 जो छात्र हैं वो खो खो खेलते हैं, और 78 छात्र जो हैं, 78 जो छात्र हैं कबड्डी खेलते हैं, और 18 जो छात्र हैं ना ये कबड्डी भी खेलते हैं और ये भी खेलते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि अब इनको सम करोगे ना आप तो 150 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, करके देख लेना। और इतने के लिए क्या लिखा है इसमें कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, सिर्फ खो खो पे फोकस करना है हमें। खो खो कितने बच्चे, देखो सिर्फ खो खो खेलते हैं वो 72 हैं, और 18 बच्चे खो खो तो खेलते ही खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं। तो उसने खो खो को पूछा ना, सिर्फ खो खो का, तो सिर्फ नहीं बोला, मतलब खो खो बोला है, तो सिर्फ 72 इतने और 18 इतने, टोटल तो कितने बच्चे खेलते हैं, 90 बच्चे खो खो खेलते हैं। इन टोटल देखा जाए तो टोटल कितने थे, खो खो तो 90 बच्चे खेलते हैं, तो क्लियर हो गया, ठीक है। और कितने टोटल बच्चे थे, 150 में से 90 जो छात्र थे वो खो खो खेलते थे। तो 100 पे कितना खेलते हैं, 100 पे निकाल दो इसका, क्योंकि प्रतिशत तो 100 पे ही होता है ना। तो बस 50 से काटेंगे, 50 दूनी 50 दिए, 3 से काटेंगे 3 के 9, ये कितना होगा, तो फिर उसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60% लोग बच्चे क्या खेलते हैं, विद्यार्थी जो है हमारे क्या खेलते हैं, खो खो खेलते हैं दोस्तों। तो 60% पे निशान लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आई होप आप गाइज आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। देखो दोस्तों अभाज्य संख्या जो जोड़ा वो होते हैं, अभाज्य संख्या जोड़ा वो होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। देखो सबके बीच का डिफरेंस 2 है ना। तो ये तो सारे अभाज्य संख्या जोड़े हैं, लेकिन अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से जाए और खुद से जाए और बाकी किसी से ना जाए। देखो ऑप्शन से करेंगे, इसमें तो कोई है नहीं, इसमें अगर चेक करोगे तो ये किसी से नहीं जा रहा। 41 एक से जाता है और 41 जाता है, और किसी पहाड़े से नहीं जाएगा पूरा पूरा। तो ये तो अभाज्य संख्या के जोड़े सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन पे जब जाएंगे ना दोस्तों, तो इसमें देखेंगे 7 से कट जा रहा है। देखो 161 जो है ना 7 से कट जाएगा, जो कि कटना नहीं चाहिए। अगर कट ही गया तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। यही तो है, कौन सा नहीं है। देखो 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 23 से कट जाएगा, 23 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। ये तो ये दोनों को से कट रहा है, और जो कट रहा है वो अभाज्य संख्या नहीं होता। तो वही हमारा पूछा है, तो ये ऑप्शन, इसे कुल मिला के सर दोस्तों इसे हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 161 कट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये सर दोस्तों एक सिंप्लीफिकेशन से, देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सबके ऊपर अंडर रूट है ना। तो सबके ऊपर अंडर रूट, तो हम एक बड़ा अंडर रूट लगा देंगे और सबको अंडर डाल देंगे। 45 मल्टीपल में 20 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीपल 3, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि सबके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 12 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, ठीक है दोस्तों। अभी कितना हो गया, 4 पंजे 20, तो 55 25, ये क्या बचा
5 मल्टीपल 5, अब अंडर रूट है ये हमारा आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा, ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है? औसत चाल तुम्हें पता है दोस्तों, टोटल दूरी, औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, यही होता है ना, एवरेज डिस्टेंस का यही होता है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो टोटल दूरी देखो 2 सेकंड में 15 फिर 16, तो कितने हो गए? ये दोनों 31 हो गए। इधर 2 सेकंड था, इधर 2 सेकंड था, 4 सेकंड में इतना दूरी तय किया, तो एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको सॉल्व कर दो, कितने 7 चौक 4 सत्ते 28 हो गया। सीधा इसको यहाँ भाग कर देते हैं, इसको 4 से, 4 सत्ते 28। ये कितना बचा दोस्तों? ये बचा हमारा फ्री, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 7 चौक 28 हो गया, फिर 2, फिर 0 दशमलव, तो ये 5, 7.75 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था ये भी। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, सोमा की वार्षिक आय, दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, वार्षिक बोला यानी कि साल की आय दे रखा है 15 लाख, हर महीने वो 30,000 की EMI देता है, तो उसकी मासिक वेतन, पहले उसका मासिक वेतन निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मासिक वेतन का कितने प्रतिशत EMI में जाता है ये बोला है। देखो देखो, एक साल की आयु कितनी है इसकी? 15 लाख है ना दोस्तों, 1 लाख, एक साल की कितनी आय है? 15 लाख। तो एक महीने की कितनी हो जाएगी? 12 से डिवाइड करेंगे, एक महीने की आ जाएगा। एक महीने की आय में से ही तो देता है वो 30,000 की EMI, तो ऐसे करेंगे ना, इस टोटल में से इतनी EMI देता है 30,000। ठीक है दोस्तों, तो 100% पे कितना देगा? ये तो परसेंट हो जाता है, लेकिन प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे, तो 12 को ऊपर 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 आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 नीचे से कट जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर समझ आए आपको, पोच ना हो। देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया। ठीक है दोस्तों, और 1 जीरो से ये कट गया। ठीक, कट गया ना दोस्तों। अब देखिए, अब 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 कट गया। अब कितना होगा? 12 दूनी 24, तो कितना हो गया दोस्तों? 24% हमारा EMI में जाता है उसकी मासिक वेतन का, यानी माही, एक महीने की वेतन में से उसका 24% EMI में जाता है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए, उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप ना इसमें कोई सी भी वैल्यू मानो, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू पूछा है, बहुत ईजी होगा आपको करने के लिए। देखिए क्या बोला है कि 6 रेडियो को बेच दिए। देखो पहले तो एक रेडियो को ना आप कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है कि 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, कुछ भी फिक्स कोई है नहीं, कुछ भी मान लो। मान लीजिए एक रेडियो का जो मूल्य है वो मान लीजिए मैंने माना 100। ठीक है दोस्तों, तो 6 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 600 का क्या है? हमारा CP हो गया ना, क्योंकि इतने का मूल्य हुआ तो CP होता है। 600 की CP को 20% के नुकसान में बेचेगा तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों? इस 600 का 80% हो जाएगा ना दोस्तों, 80% जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 6 48 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जिसको? इसका 480। ठीक है, 480 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि और टीवी का जो मूल्य है ना प्रत्येक रेडियो से 3 गुना। देखो एक रेडियो का मूल्य तो 100 रुपये माना था ना उन्होंने, तो टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा? एक टीवी का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा 300, क्योंकि 3 गुना है ना। देखिए यहाँ पे लिखा ना 3 गुना, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि टीवी को कैसे बेचना चाहिए ताकि इसे पूरे पूरे लेन देन पे, पूरे इंटायर लेन देन पे कोई नुकसान ना हो। देखिए 300 की चीज़ वो कितने में बेचे ताकि उसको पूरा नुकसान हो। देखो यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ? वहाँ नुकसान 120 का हुआ ना दोस्तों, हुआ ना। तो क्यों ना हम 300 की चीज़ को हम 420 में बेच दें, तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखो 300 की चीज़ 300 में तो बेचे तो कोई नुकसान नहीं होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन 120 रुपये भी तो कवर करने ना उसको, तो 120 रुपये वो यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो 300 की चीज़ 420 रुपये में बेचेगा तब जाके उसको कोई नुकसान नहीं होगा पूरे इंटायर लेन देन पे। ठीक है दोस्तों, तो 300 की चीज़ 420 में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ वही निकालना। देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ये सेलिंग प्राइस है, ये CP है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 120। यानी 300 की चीज़ पे 120 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना परसेंट होगा? इसको इससे काट दो, इससे काट दो, प्रॉफिट परसेंट ऐसे तो निकाल देना दोस्तों। प्रॉफिट तो ही हुआ ना एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 यानी कि 40, यानी कि 40% लाभ पर उसको बेचना पड़ेगा टीवी को। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था ये भी। बस इसमें क्या ना कि इस पे इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो आप, एक भी मान लो, 2 भी मान लो, 4 भी मान लो, कुछ भी मानोगे आज आंसर सेम आएगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है। देखो दोस्तों, पन्ना की वर्तमान आयु मान लो आप एक्स मान लो, ठीक है, पन्ना की वर्तमान आयु क्या एक्स मान लो, तो यूजीन की कितनी हो जाएगी दोस्तों, यूजीन की हो जाएगी 54 माइनस एक्स, क्योंकि उनकी आयु का योग दे रखा हुआ है। अगर एक की आयु पता चल जाएगी दूसरी की उसमें से घटा देंगे तो निकल जाती है, ठीक है दोस्तों, आयु आपको आता होगा ये। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 3 साल बाद, तो तीनों में दोनों में 3-3 साल जमा होगा, क्योंकि ईयर तो सब में सेम ही वो होता है ना दोस्तों, जमा होता है, क्योंकि सब पे सेम इफेक्ट पड़ता है, इसलिए 3-3 साल इसमें जमा करेंगे। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, देखो पन्ना की आयु तो ये थी, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। इसके 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी दोस्तों। पन्ना की आयु तो थी, ठीक है दोस्तों, 3-3 तो जमा किया, तो बस इस इक्वेशन को सोल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि पन्ना की वर्तमान आयु और वही पूछा है हमें। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब 54 है, 54 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 57 हो गया, माइनस में एक्स, ठीक है, और ये 3 से मल्टीपल है, -4 है, और ये 4 को उधर लेके चले जाएंगे हम इसको, तो कितना जाएगा ये x प्लस में 3 और 4 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 तरीके 21 का 1 से लगा 2, 5 15 15 16 17 171 माइनस में 3x, ठीक है दोस्तों, x प्लस में 7। अभी उधर जाएगा 3x, उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, और ये 7 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस करेंगे 171 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 164, ठीक है दोस्तों। फिर से हम काट देंगे, 4 के पाड़े से 4 चुक्के 16, 4 एकम 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 41, जो कि पन्ना की वर्तमान आयु थी, और यही पूछा भी था, तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने हेतु 5 घंटे लगाता है। देखो दोस्तों, ऊपर जा रहा है यानी कि धारा के विरुद्ध जा रहा होगा वो, तो ज़्यादा समय लग रहा है, और धारा के अनुरूप जा रहा है तो 5 घंटे लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए तो खेने वाले की गति मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, ये धारा की है और ये खेने वाले की है, ठीक है दोस्तों, समझाना इस बात को। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर ऊपर जाने में, जब ऊपर जाता है तो 8 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये कि 60 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है ऊपर जाने में, तो क्या होगा उसका खेने वाला और माइनस में, क्योंकि धारा जो है विपरीत करेगी उसे, तो ये होता है दोस्तों, यानी कि x माइनस वाई होता है। ये कितना, ये टाइम है ना इसका, ये सॉरी ये टाइम नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पीड है, ये दूरी है। स्पीड और दूरी को जब डिवाइड करने के आता है समय, तो समय कितना ले रहा है दोस्तों 8 घंटे, तो 8 घंटे, ठीक है दोस्तों। एक तो ये बन गया। दूसरा देखो, जब वो इसी दूरी को ना नीचे जाता है, जब नीचे जाता है तो धारा साथ देगी अब उसका, तो किसका, खेने वाले का जब साथ देगी धारा, तो क्या होगा, जोड़ो उसकी जो स्पीड है जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये टाइम कितना लगेगा इसे 5 घंटे। समझ रहे हो दोस्तों, ये दूरी है, ये चाल है, और ये टाइम है। सो बस इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इजिकल टू 8x माइनस वाई, ये हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 60 इजिकल टू 5x प्लस में वाई, ये जाएगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, करेंगे दोस्तों, तो हम इसको इधर ले आते हैं, या तो 8 को हम इधर कर देते हैं, तो कितना ऐसे लिख देते हैं, एक्स वाई इजिकल टू में 60 डिवाइडेड बाई में 8, ठीक है। और इसको जब हम करेंगे x प्लस में वाई, 60 के इधर ले जाएंगे तो 60 प्लस में 5, तो ये तो 5 से कट जाएगा, तो 12 आ जाएगा। और इसको जब काटेंगे हम 4 से कटते हैं या 4 से कटते हैं, इसको 8 से करते हैं, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, फिर पॉइंट, फिर ये 5, ठीक है दोस्तों। इसे खोल किया तो 7.5, और इसको सॉल्व किया तो 12, ठीक है दोस्तों। हमें क्या निकालना है, खेने वाले की गति क्या थी हमारी, x की, तो x की वैल्यू निकालना है। इन दोनों समीकरणों से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। जब इन दोनों समीकरणों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को जब प्लस करेंगे, देखो y से तो कट जाएगा, और x कितना हो जाएगा, या 2x हो जाएगा, ठीक है। और 7.5 और 12 जमा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 19.5 हो जाएगा ना दोस्तों, तो 19.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने बस 19.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा दोस्तों, इसे कटेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, फिर ये करेंगे 7 7 14 हो गया, फिर उसके बाद ये 5 पॉइंट इतना किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आ गया x की वैल्यू। तो यही तो पूछा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या
चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने का वर्गमूल है। देखिए दोस्तों इससे तो बेसिक से करेंगे जल्दी से। 56 है दोस्तों, पीछे से 2 जोड़े, इसे कर लेते हैं, 1 से 1 जाएगा, घटाएंगे तो 0, 7 9, फिर ये दोनों जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2 जाएगा दोस्तों। अब कितने जाएगा ये 2, 2 से 44, 3 से जाएगा ये 3 के 9, 3 दूनी 6, ठीक है, घटाएंगे तो 0 1 10, ये 56 का 56 उतरेगा, पूरा उतरता है दोस्तों। 3 3 6 हो गया दोस्तों, और ये 2 का 2 हो गया, ठीक है। अब कितने से जाएगा ये 1000 है, और इसे अगर यहाँ पे कुछ और लेंगे तो हम कितना जाएगा ये 250, 4 से करते हैं इसको। 4 से करेंगे तो देखो 4 चौके 16 का 86 लगा 1, 6 चौके 24 25 का 5 80 लगा 2, 4 दूनी 8 और 1 10, 2 को 11 56 आ रहा है, 11 56 यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखें। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये जो दे रखा है ना इसको पहले तो अच्छे से भाग कर लेंगे, जैसे हम करते हैं पॉइंट वाला भाग, ठीक है, तभी इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक तो ऐसे करेंगे और दूसरे वाले को 25 और ये 6 बार, ठीक है दोस्तों, इससे सॉल्व करेंगे। देखिए 8 से नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये तो 8 7 56, 7 बार में 56 आ गया, और हासिल कितना आ गया 4 आ गया ना 4, तो अब पॉइंट तो लग गया, तो 8 पंजे 40, तो 5 आ गया, तो इसे सॉल्व किया तो 0.75 आ गया। अब इसमें बोला 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय वैल्यू क्या होगा दोस्तों, देखो 5 जहाँ पे भी है ना उसके आगे जितने भी रकम है उसको 0 मान लो, उसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 0.00, ये एक वैल्यू आ गई दोस्तों इसकी, ठीक है। 5 का स्थानीय मान इस वाले में ये आ गया। फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, तो कितने जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में 50 हो जाएगा, फिर 0 1, फिर अब कितनी बार में जाएगा 0 यानी कि 4 बार में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 0 आ गया तो 100 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 0, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या बोला 4 के स्थान में, 4 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों इसमें, जैसे पहले की तरह जैसे नहीं किए थे वैसे ही करेंगे, तो इसको 0.004 इस 4 का स्थानीय मान है, और इसे 5 का स्थानीय मान, इन दोनों को जमा कर दो। जब इन दोनों को जमा कर दोगे तो 0.09 आएगा, जमा करके देख लेना ये आएगा, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है। अब इसको देखो और सोल्व करेंगे, देखो 2 के बाद दशमलव है तो कितने, इसको यूँ नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा हुआ है। अगर ऑप्शन में देता ये लगा देते, अगर नहीं दिया तो ये लगा देंगे, क्योंकि दोनों रकमें सेम ही है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 4 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm होता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस अगर गोले का इसमें पिघलाया जाता है ना, पिघलाने वाले भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आयतन निकाला जाता है। तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है दोस्तों। इसको पिघला के इसका आयतन और जो भी बनाई जाती है ना अगर उसके आयतन के बराबर होता है। देखो क्या बोल रहा है, पहले तो 7 mm में दे रखा है और व्यास में दे रखा हुआ है। तो देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले तो हम इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाते हैं, तो इसका सेंटीमीटर व्यास दे रखा हुआ है, तो इसका त्रिज्या कितना जाएगा 7/2 मिलीमीटर हो गया ना दोस्तों। 7/2 मिलीमीटर हो गया मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसका तो 10 मिलीमीटर होता है ना, तो 1 मिलीमीटर कितना होगा 10, तो इनका 10 से डिवाइड करना पड़ेगा 7/20 यानी 20 सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया ना दोस्तों। देखिए अब जो इसकी त्रिज्या है ना, जो भी तार की लंबाई बनाई गई थी उसकी जो त्रिज्या आ गई 7/20 मिली सेंटीमीटर आ गई दोस्तों त्रिज्या, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए जो तार बनाया गया है वो एक घन बेलनाकार है, बेलनाकार का जो आयतन होता है वो क्या होता है πr², और उसकी क्या पूछा है लंबाई पूछा ना, हाइट ही पूछा है, लंबाई पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा ना, तो इस दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इस वाले केस में जो व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका आधा करेंगे तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई 42 का आधा कितना था 21 की क्यूब, ठीक है। और इसका पाई आर, इसका आर कितना निकाला था हमने 720 सेंटीमीटर, ठीक है, 720 की स्क्वायर मल्टीपल में हाइट, ठीक है दोस्तों। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो बचा इसको हम खोल देते हैं सही से, 4/3 मल्टीपल में 21 मल्टीपल 21 क्योंकि 3 बार है, और इसको करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 7x7 और 20 ऊपर आ जाएगा 20x20, इधर सिर्फ h रह जाएगा यानी कि लंबाई रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर दीजिए,
7 से करेंगे तो 3 बार, फिर 7 से करेंगे तो 3 बार, और एक 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कोई कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा दोस्तों, जितनी बची सब गुणा कर दीजिए। 4 तियाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और ये 2 जीरो, ये हो गया। और बाकी 21 भी बचा हुआ है शायद। तो दोस्तों 21 भी बचा है, इसमें मल्टीपल 21 करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा लेंथ, इसकी हाइट निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। तो 48 को 21 जब जमा करेंगे तो दोस्तों ये टोटल कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1008 और ये 00। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर, लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, ठीक, हाइट। लेकिन इसने मीटर में पूछ रखा है, देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम देखो सेंटीमीटर दे रखा है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा कितना जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। तो 1008 मीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर हट गया, मीटर आएगा। तो लंबाई कितनी कितनी निकल जाएगी उस तार की, 1008 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करेंगे दोस्तों, इसे फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला जानते होगे दोस्तों, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस में बी, ये होता है ना दोस्तों। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये 425 में से 424 घटाएगा तो एक ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे गुणा होता है जैसा कि इस फॉर्मूले में है। अब इसे प्लस कर देंगे, 5 4 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। तो दोस्तों इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 849, और 849 को जब एक से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 849। तो ऑप्शन नंबर 1 इज हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था दोस्तों, फॉर्मूले बेस पे था, फॉर्मूले से करेंगे आसान होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं। सांद्रा और मयूरी ने एक साथ काम करते हुए काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं बोला है। यदि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के एक तिहाई भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है, और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है, परिणामस्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, इस दिए गए कंडीशन के हिसाब से ये अगर ऐसे ऐसे काम करते हैं 1 तिहाई और 2 तिहाई करके, तो 104 दिनों में काम पूरा करते हैं। यहाँ तक आ गया। ठीक है, यदि मयूरी ने उसे अधिक तेज़ी से काम किया, मयूरी ने उससे अधिक तेज़ी से काम किया, अधिक तेज़ी से काम किया तो मयूरी कम दिन लेगी, सिंपल सी बात है। तो सांद्रा अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। सांद्रा को मैं ऐसे डोनेट करूँगा, मयूरी को एम से। ठीक है दोस्तों, सांद्रा और मयूरी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 45 दिनों में। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि तो सांद्रा के लिए कितने दिन, तो सांद्रा का मैं मान लेता हूँ एक्स दिन में काम करती है, एक्स दिनों में काम को पूरा कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या होगा इसका एलसीएम, क्या होगा दोस्तों, 45x। टोटल काम आ गया दोस्तों हमारा 45x। ठीक है, उसके बाद हम ये 45 को 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1 डे वर्क आएगा। किसका, सांद्रा मयूरी का एक दिन का काम कितना, एक्स यूनिट आ गया दोस्तों। और उसी हिसाब से फिर हमारा सांद्रा का जो सांद्रा एक दिन में पूरा काम कर रही है, तो अगर 45 से गुणा करेंगे तो 45 दिन में 45 यूनिट बनाएगी एक दिन में, यानी कि 1 डे वर्क हो गया सबका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सांद्रा और मयूरी का एक दिन का x यूनिट काम है और सांद्रा का 45 यूनिट काम है, तो मयूरी का कितना यूनिट काम हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 45। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिलके एक यूनिट इतना है और इसका कितना है, 45 है। तो मयूरी का कितना हो जाएगा, x माइनस 45, कॉमन सेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर मयूरी यानी इसकी बात कर रहा है, मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के एक तिहाई भाग, देखिए टोटल काम इतना है। ठीक है, इसका एक तिहाई कितना होगा, इसका एक तिहाई अगर 3 से हम 1/3 ही होता ना, 45x गुणे में 1/3, तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 15 यानी 15 45, यानी कि टोटल वर्क का अगर 1/3 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 15x बचा, यानी कि 15 टोटल वर्क का 1/3 कितना हो गया, 15x हो गया। रिमेनिंग कितना बचा, 30x। ठीक है दोस्तों, इससे टोटल वर्क हमारे पास ये है। तो क्या कह रहा है कि अगर मयूरी अकेले काम करती है तो कार्य के एक तिहाई भाग को पूरा करती है और चली जाती है, फिर सांद्रा शेष काम करती है। देखिए मयूरी 1/3 करती है, 1/3 कितना का टोटल वर्क का 45x, और मयूरी एक दिन में कितना चेयर बना रही है, एक दिन में कितना यूनिट बना रही है दोस्तों, इतना बना रही है। तो इतने काम के लिए कितना दिन लगाएगी दोस्तों, उसकी जो एफिशिएंसी एक दिन की x माइनस 45 यूनिट है, तो x माइनस में 45 यूनिट है, तो और इतना यूनिट बनाने के लिए कितना दिन लगेगी दोस्तों, इतना दिन लगाएगी, दिन आ गया टोटल। ठीक है दोस्तों, और बाकी क्या बचा, बाकी देखो 45x में से 15x तो मयूरी ने किया, बाकी कौन, सांद्रा करेगी। तो सांद्रा की एफिशिएंसी क्या है एक दिन की, 45 यूनिट। तो इतना यूनिट बनाने के लिए कितना समय लगेगा, तो 45
30x बटे में 45 इतना समय लगाएगी, और यही दोनों समय बराबर है किसके 104 के। ये क्वेश्चन में बोला गया। देखो दोस्तों ये कह रहा है अगर इस हिसाब से कंडीशन काम करते हैं तो इतना हो, तो बस इसी समीकरण को दोस्तों आपको सोल्व करना है। दोस्तों ये इसी समीकरण को आपको सोल्व करना है। देखिए जब आप उसको फर्दर सोल्व करेंगे ना तो एक समीकरण बन जाएगा दोस्तों। समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा 2x की स्क्वायर माइनस में 357x प्लस में 140 0 बराबर में 0 एक द्विघात बहुपद बन जाएगा दोस्तों। इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की दो वैल्यू बचेंगी। द्विघात बहुपद करना तो सोल्व कर दोस्तों आपको आता ही होगा। इसकी दो वैल्यू बनेगी दोस्तों x की, एक तो x की वैल्यू बनेगी 5.85 और एक बनेगी 120। ठीक है, x की वैल्यू आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों इसकी दो वैल्यू बनेंगी। अब देखिए जो दो वैल्यू बनेगी इसमें देखो दोनों वैल्यू में से ये वाली वैल्यू तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये वाली वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे पेपर के हिसाब से। और दोस्तों देखिए और हम ये ऐसे लगा, ये वाला अगर ऑप्शन में होता भी ना ये भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? देखिए देखो दोनों मिलकर के जब काम करते हैं, दोनों मतलब इस तरीके से काम करते हैं तो 104 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, और ये अगर अकेले काम करेंगे जाहिर सी बात है ज़्यादा काम करेंगे, अकेले काम करेंगे ज़्यादा दिन लगेंगे, इसीलिए ना हम इसको इसीलिए लगा सकते। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन बनाइए दोस्तों। 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? PRT होता है, इसी से अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल कितना रखा है दोस्तों? 4600, रेट कितना रखा है 4.5, पॉइंट को हटाने के लिए 10 और 10% को हटाने के 2 0, मल्टीपल टाइम कितना है 5 सालों का। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, और 5 से काटेंगे और 5 दूनी 10 कट गया, इसे काटेंगे तो 46। ठीक है दोस्तों, तो बस 46 और 45 गुणा कर दो जी, सीधा सिंपल से कर दो। 5 3 15 का 5 से लगे 4, 5 दूनी 10 से 11, 4 3 12 का 2 से लगे 4 दूनी 8 और 1 9, 5 3 10, 1035 रुपये इसका ब्याज मिलेगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, a प्लस बी की एक ट्रिग्नोमेट्री से है, सिंपल है ये भी। देखिए कोसेक ए इजकल टू 2। देखिए दोस्तों कोसेक ए इजकल टू टी, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी आपको तो कोसेक मतलब इसकी 30 की वैल्यू होती है 2, कोसेक 30 को, यानी ए की जो वैल्यू, ए का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसकी वैल्यू देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है सेक बी इजकल टू √2, तो ये बी यानी 45 की वैल्यू होती है। क्योंकि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर याद होगा आपको तो इसी से हो जाएगा, तो ये 45 है। बी की वैल्यू कितना होगी 45 डिग्री, तो ए और बी की वैल्यू तो पूछा, इन दोनों को जमा कर दो, कितना हो गया दोस्तों 5 और ये 7, 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 ईजी था। टेबल अगर आपको याद होगी ट्रिग्नोमेट्री तो आप कर दोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है, टावर के पाद की ओर 20 में। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, ये कह रहा है एक टावर है, यहाँ बना लेते हैं एक टावर। ठीक है, एक बिंदु मान लो कोई यहाँ पे है, अगर यहाँ से देखा जाता है ना इस बिंदु को, तो उन्नयन कोण कितना बनता है दोस्तों 30 का। ठीक है दोस्तों, ये बोल बनता है। अगर इसके पाद यानी कि इसके भूमि जो टावर, इसके अगर बिंदु की तल के पास जाया जाता है 20 मीटर, यहाँ पे लिखा ना 20 मीटर, तो बिंदु कितना हो जाता है दोस्तों, फिर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60। ठीक है दोस्तों, 20 मीटर चला गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी, ये बिंदु ए था, ये टावर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लें दोस्तों। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ की वैल्यू मान लेते हैं x और इसकी मान लेते हैं h। ठीक है, तो अब देखिए अगर पूरा इस पर ध्यान देते हैं, ABC पूरा नाम दे देता हूँ ना, ABC, ये पूरे इंटायर त्रिभुज पर ध्यान दें हम, तो देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा अगर यूज़ करें तो कितना हो जाएगा हमारा h, tan 30 यूज़ करें, tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, तो h बटे में क्या होता है 20 प्लस में x होगा, अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, ये t मान लो यहाँ बीच में। ठीक है, कोई इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी दूरी निकालनी है दोस्तों, हमें x की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं 20 प्लस में x बटे में √3 इक्वल टू, इसको यहीं रहने दीजिए, दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा डी वाला त्रिभुज TBC सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 60 वैल्यू कितने √3 क्या हो जाएगा दोस्तों h बटे में x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो √3x h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वाला और ये वाला देखिए,
इसमें भी एच है और इसमें भी, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? इन दोनों के इक्वल रखना, क्योंकि एच एच भी इक्वल है, तो हम इसको एक दूसरे में पुट कर देंगे। तो 20 प्लस में एक्स बटे में √3 और ये बराबर में हो जाएगा √3x। ठीक है दोस्तों, √3 को उधर करेंगे तो कितना जाएगा, √3 कट जाएगा तो कितना जाएगा, 3x हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारा 20 प्लस में x है ही। अब x को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2x बचेगा, यानी घट जाएगा। ये 20 बचेगा तो x वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10। x वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10। इसकी जो वैल्यू आ गई 10 हो गई, और ये 20 था, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ही तो पूछा था, 10 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बनाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को। एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करते वस्तु की औसत चाल कितनी है? औसत चाल यानी कि टोटल दूरी कितना तय किया उन्होंने, 15 और 16 31। ठीक है दोस्तों, और टोटल समय कितना लिया गया इस दूरी को तय करने में, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। बस इसको डिवाइड कर दो, 6 से करेंगे, 6 से चला जाएगा पॉइंट, उसके बाद कितने जाएगा, 2 से तो 6.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, इसमें तो दोस्तों मीटर ही नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंच के ऊपर से इतने मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मंच है कोई, ठीक है, यहाँ मंच मालिक कोई मंच है और एक इधर टावर है कोई। ठीक है, इस मंच के ऊपर से इसी शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है दोस्तों, ये 30 बन रहा है, ये बोल रखा है। और इसकी जो दूरी है 50√3 है। यदि टावर की ऊंचाई 60 है, देखिए दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक टावर की ऊंचाई कितनी है, 60 रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 60 कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन x है, तो ये भी x होगा, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 माइनस में x होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमें क्या निकालना, मंच की ऊंचाई यानी कि x की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है दोस्तों, निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा का यूज़ करके। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्या होता है, हाइट बटे में बेस होता है, तो हाइट कितनी है, 60 माइनस में x है, और इसकी बेस कितना है, 50√3। ठीक है दोस्तों, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 उधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 60 माइनस में x, तो माइनस x को उधर ले जाएंगे और 50 को उधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी, 10, यानी कि जो मंच कितनी हाइट का था, वो 10 मीटर हाइट का था मंच। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, जिसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर व्यय करती है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्च करती है। देखो, पहली वाली पे 5% खर्चा करती है, दूसरी वाली पर 7% खर्चा करती है, तो टोटल कितना प्रतिशत खर्चा करती है दोस्तों, 12%। ठीक है, यही तो बोला है ना, ध्यान से पढ़ना समझ आएगा। दोनों गाड़ी को रखरखाव पर उस पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है, वार्षिक कितना कमाती है, 3 लाख। ठीक है दोस्तों, वार्षिक 3 लाख कमाती है। 3 लाख का आपको 12% तो निकालना है इसमें, बस 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 12×3 = 36। कितनी जीरो है दोस्तों, 3 जीरो यानी 36,000। ऑप्शन नंबर 3। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये लिखा लेंदी है, ईजी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो शायद रीजनिंग का आ गया, चलो कोई नहीं, कर देते हैं इसको भी। नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। देखो, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, इस साइड पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे दिमाग में रखना। ठीक है, अब अगले चलते हैं। पश्चिम की ओर चलती है 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ जाती है। बाएं किधर होगा इसका, अपने आप को एज्यूम करो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपका जो दायां होगा, वो बायां होगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ती है, तो बायां किधर है आपका, नीचे की साइड है। फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर उस आगे बढ़ते फिर बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, तो फिर 1 किलोमीटर चलती है, इधर आ जाएगी फिर, और फिर बाएं मुड़ जाती है, और फिर 450 मीटर चलती है। देखो 450 मीटर में दे रखा है, किलोमीटर, इस पर ध्यान देना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, यहाँ से चलना उसने प्रारंभ किया ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ तक रुक गई। अब देखिए, 1 किलोमीटर यहाँ चली, 1 किलोमीटर यहाँ चली, और 1 किलोमीटर यहाँ चली, 1 किलोमीटर यहाँ। तो इन दोनों के बीच की दूरी भी तो 1 ही किलोमीटर होगी। ये 450 मीटर है, तो ये कितना बचा, 550 मीटर बचा हुआ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना दोस्तों।
तो यहाँ पे तो कितनी दूरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु में कितनी दूरी है दोस्तों, 550 मीटर। आई होप आपको समझ आएगा। ऑप्शन नंबर, थोड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देते हैं। लीला दक्षिण की ओर 3 की रीजनिंग का हो गया, चलो कोई नहीं कर देते हैं। लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है, दक्षिण की ओर वो 3 किलोमीटर चलती है। एक चौराहे पर वो बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है, वो बाईं ओर इधर मुड़ जाती है और सामने सड़क पर एक कैफ़े की ओर 500 मीटर तक चलती है। वो 500 मीटर तक चलती है, 1 किलोमीटर था और 1 मीटर था, ठीक है दोस्तों, पर तक चलती है। वो प्रारंभिक किस समय कौन सी दिशा में, देखो दोस्तों यहाँ से चलना स्टार्ट करी थी, तो यह कौन सी दिशा, इधर पूर्व होता है, इधर दक्षिण होता है नीचे, इधर उत्तर होता है, तो इधर पश्चिम होता है। तो कौन सी दिशा में थे दोस्तों, पूर्व और दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण, ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन था तो इजी होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या बोल रहा है देखो। यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा दिन था, ये पहले डेट आई होगी, ये बाद में आई होगी। तो देखो हम सीधा सीधा चलते हैं। सपोज करो इस दिन कोई एक्स दिन था, उस दिन का नाम एक्स था, ये मान के चलिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको यूँ करें, 31 अगस्त इस और इस डेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल जाए ना हमें, तो इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। देखिए 31 अगस्त को मान लीजिए, 31 अगस्त तो 2011 को दिन कौन सा था, एक्स दिन था, जिसे हमने माना, ठीक है। तो 31 अगस्त से लेके हम सेम डे पे सेम पे चलते थे। 31 अगस्त 2017 तो आएगा नहीं क्योंकि जनवरी का पूछा, तो हम 16 का लेते हैं, एक साल थोड़ा पहले। तो 31 अगस्त 2016 का लेते हैं दोस्तों। कितने दिन आएगा, देखो 11 से 16 यानी कि 5 साल आ गया इसके बीच। तो 5 सालों में कितने दिन होंगे ये देखिए आप पहले देखिए। 31 अगस्त 2011 से लेके 31 है, तो साल का सेम ही है, 31 से 31, ठीक है। तो देखो 11 से 16 में 5 सालों में लीप ईयर भी तो होंगे, क्योंकि 5 सालों में लीप ईयर भी होंगे। तो लीप ईयर की देखो 2016, और लीप ईयर का जो दिन एक बढ़ता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। तो 366वां दिन होता है, वो फरवरी माह के 29 फरवरी का 29 दिनों में काउंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2016 में भी लीप ईयर होगा और एक 2012 में भी आएगा, इसके बीच में 2012 आएगा, उसमें भी लीप ईयर आएंगे। तो इसके अंदर 2 लीप ईयर हैं, है ना, 2 लीप ईयर हैं और 3 साधारण ईयर। तो साधारण ईयर में कितने होते हैं दोस्तों, 365 होते हैं, और लीप ईयर में कितने होते हैं दोस्तों, 366, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा इन 5 सालों में दिनों की संख्या आएगा, ये इनको मल्टीपल कर देंगे और इनको मल्टीपल कर दें तो टोटल दिन आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा देखो कहाँ तक पहुँच गया, हमारा 31 अगस्त 2016 तक आ गया। अब 31 अगस्त के बाद आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, और ये जनवरी भी तो आएगा ना, जनवरी 2017 आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए ये हमारा आ गया अगस्त का, सितंबर का 2016, अक्टूबर का 2016, ये 2016 चल रहा है यहाँ तक 2016 चल रहा है, फिर 17। तो 17 जनवरी तक का कितना दिन लगा, 21 जनवरी का तो पूछा है, मतलब 21 जनवरी का दे रखा है ना, इसलिए यहाँ तक जाएंगे हम। तो 21 जनवरी, यहाँ पे जनवरी का 21 आ गया, ठीक है। और दिसंबर में कितने दिनों, 31, नवंबर में 30, फिर 31, फिर ये 30, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल दिन होंगे, ये जो टोटल दिन होंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे पास 143 दिन हो जाएंगे, जोड़ लेना, ठीक है। तो देखो ये दिनों की संख्या, ये दोनों की संख्या, और ये इनको पहले गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगे, 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल लगे, 3 दूनी 4 7 ही हो गया। और इसको करेंगे गुणा तो कितना लगा, 5 15 का 5 हासिल लगा, 6 3 18 19 का 9 लगा, 1 3 और 1 10, ठीक है दोस्तों। इन सबको जमा कर दो, इन सबको जमा करने के बाद हमने बोला ना इस डेट और इस डेट के बीच की टोटल दिनों की संख्या आ जाए एक बार, तो ईजी रहेगा। इसको हम जमा कर देंगे, तो जमा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, इसको जमा कर देते हैं जल्दी से, 32 और ये 143, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 1970 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 1970 आ गया। तो 1970 जो आ गया दोस्तों हमारा, तो अब देखिए एक यहाँ पे एक वो आता है जैसे कोई भी दिन कब रिपीट होगा, 7 के बाद या 7 के गुणन। जैसे मान के चलिए आज एक सोमवार है, आज का दिन सोमवार, 1 तारीख को सोमवार है, तो सोमवार कब रिपीट होगा, 7 दिन के बाद, यानी कि 8वें दिन भी सोमवार ही होगा, और 14 दिन के बाद भी सोमवार होगा, 21 दिन के बाद भी सोमवार होगा, 28 दिन के बाद भी सोमवार होगा, 70 दिन के बाद भी सोमवार होगा, 140 दिन के बाद भी सोमवार होगा। कहने का मतलब 7 के गुणज में वो दिन रिपीट होता है। तो हम इसको 1970 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं, देखिए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं कोने में, 1970 को जब 7 से हम डिवाइड करते हैं, देखिए जो पूरा डिवाइड हो जाता है ना, उस दिन तक तो हमारा सेम डेट आएगा, और जो ओड बच जाता है तो आगे पीछे हम कर लेंगे। जैसे कि आगे पीछे
से वीकली जैसे सोमवार मंगलवार होता है ना, 1-2 दिन आगे पीछे वो कर लें, तो हम ऑड डे निकाल देंगे इसका। तो इससे करेंगे 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा ये, तो 7 दूनी 14 हो गया। अब कितना बचा इसमें, अब इसमें हमारा बचा 5, 5 और ये 5 और ये 7, 57 हो गया। तो 7×8 = 56, 7×8 = 56 हो गया, 56 हो गया दोस्तों। अब एक आ गया, तो 7 तरीके 7, 10 बच गया ना लास्ट में, तो 7 एकम 7 और हासिल कितना 3। तो कहने का मतलब ये है, देखिए 281 के जो गुणे 281 जो है ना वो 7 के वो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो है ना, ये 281 7 का जो जोड़े हैं वो 281 बार बनेंगे। तो उसका मतलब वो दिन हमेशा सेम होगा, यानी कि एक्स दिन ही रहेगा। तो और बस ये 3 दिन ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये 7 के जो मल्टीपल होंगे वो दिन रिपीट होता रहेगा, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये आ गया 70 को हम यूँ लिख सकते हैं, देखो 281 मल्टीपल में 7 प्लस में 3 लिख सकते हैं ना। और दोस्तों देखो ये जो दिन है ना, ये दिन उसी सेम होगा, जैसे बताता हूँ। जैसे कि हमने क्या माना था, 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, एक्स दिन होगा मान लो। तो यहाँ तक जो है ना एक्स दिन वापस रिपीट होते जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ तक एक्स ही दिन रहेगा, एक्स ही दिन होगा, ठीक है। प्लस में 3, ठीक है, प्लस में 3 यहाँ तक तो सेम वो रिपीट होके वही आ जाएगा, जो भी दिन होगा ना वो रिपीट होके वापस वही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस में 3, तो देखो प्लस में 3 करने के बाद तो टोटल जानता हो। तो इस दिन का जो है ना 21 जनवरी 2017 को शनिवार था। तो यहाँ तक जब हम आए तो इसकी जो वैल्यू है शनिवार है, क्या है दोस्तों, शनिवार इसकी वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, शनिवार से 3 दिन पहले यानी कि बुधवार, समझ रहे हो, बुधवार शुक्रवार शनिवार, तो 3 दिन पहले क्या होगा हमारा, बुधवार। तो हमें एक्स की तो वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2011 की तो वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा ये आ गया बुधवार। आई होप आपको समझ आएगा। कुछ नहीं दोस्तों, इस डेट और इस डेट के बीच की हमने टोटल डे निकाल लिया, उसको 7 से गुणन कर दिया। 7 से गुणन होने के बाद जितना भी शेषफल बचा वो हमारा ऑड डे है। ऑड डे को हम वीकली आगे पीछे करके ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये ब्रीफ मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 2 कोणों में से छोटा कोण कितना होगा। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो मैं पहले बता देता हूँ इसको क्वेश्चन क्या बोल। घड़ी का टाइमिंग देते 6, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, देखो ये 2:41 कब बजेगा, ये घंटे की सुई कहीं यहाँ पे होगी और मिनट की सुई कम से कम यहाँ पे होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है छोटा कोणों का मान निकालना, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है ना उनका मान निकालना, ठीक है दोस्तों। तो उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कोई कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले याद रख लो, क्योंकि ऐसे करोगे तो होच पोच हो जाएगा। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है इसका। तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला 30 मिनट का मतलब मिनट होता है और एच का मतलब आवर होता है, ठीक है दोस्तों। इस पर अप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है, 2 घंटे की 100 मिनट की तो छोटा, और ये छोटे कोण के लिए होता है। तो ये 2 मिनट का कितना है 41, तो 11/2 मल्टीपल 41, ठीक है दोस्तों। घंटा कितना है 2 मल्टीपल में 2 यानी 30 मल्टीपल 2 यानी कितना, इसको करेंगे तो 60 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 41 और ये 5/2 इसे सॉल्व कर देंगे हम, कितना आएगा दोस्तों, इसे काट देंगे 2, फिर ये 2, फिर ये 5 और उसके बाद 0.5, ठीक है दोस्तों। फिर 60 इसमें से घटा देंगे तो कितनी जगह 0.5, ये 5, 12 में से 6 गया तो 6, एक का 165.5 डिग्री हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वो बड़ा पूछ लेता तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 360 में से इसको घटा लेते हैं, ठीक है, आपका बड़ा वाला आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों, चलिए इसे बनाते हैं। ब्रैकेट में ये बड़ा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर कितने ब्रैकेट हैं, एक भी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसके अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे तो 4 7 28 से माइनस कर तो ये नीचे 7 आ गया और 7 नीम 63, तो ये अंदर का पूरा होगा 7 नीम 63, तो ये 9 आ गया दोस्तों। ये अंदर का पूरा सॉल्व करके हमने 9 आ गया। ऑफ का मतलब तो मल्टीपल ही होता है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीपल पहले सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, इससे पहले सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9×5 45। हमारा प्लस का माइनस का 5 भी था, तो माइनस का 5 और माइनस का 45, तो माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको डिवाइड है तो 250 डिवाइड कर नीचे करेंगे तो इसे 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो 0 0 माइनस से कटेंगे 5 में 25 आएगा और माइनस का माइनस, तो आंसर कितना आएगा -5। ऑप्शन नंबर 4 ईजी था तो, लेकिन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए बढ़िया ध्यान से, तो गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है इसकी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है। एक विशेष दिन औसत गति औसत गति से 1/10 कम थी। इसके परिणाम से यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी? सड़क की यह दूरी मान लो दोस्तों d है, ठीक है। जब इसकी सामान्य गति 50 होती है तो इतना समय लेती थी, ठीक है दोस्तों। और एक दिन सामान्य गति 1/10 कम थी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर का 1/10 कम थी का मतलब हो गया 5 कम थी, यानी कि 50 का 5 यानी 45। तो d इसी दूरी को 45 की स्पीड से अगर तय करोगे तो कितना समय लगेगा? तो ये समय ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। इससे देखिए तो ये कम है ज़्यादा, कितना कम है, कितना कितना कम होगा ये दोस्तों? 18 मिनट अधिक लगेगा ना 18। ये वाली जो होगा ना, ये 18 ज़्यादा होगा इस वाले से, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। इसकी जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो कम समय लेता है, ठीक है। तो 18 मिनट और घंटे में तो 60, सबको घंटे में बदल लिया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना जगह दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर हम इसे 18 आ गया, फिर इसको हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों ये नीचे वाली चीज़ें सारी 5 से कटे, तो 5 से काट देंगे। जब 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 5 10 से और 12 5, ठीक है। तो अब इसको और थोड़ा सा छोटा हो गया ना, इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस में d में 10 इजिकल टू में 18/12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आएगा एलसीएम, फिर ये 10d हो जाएगा और ये हमारा 9d हो जाएगा दोस्तों, और ये 18/12, ठीक है। इसको 9 10d में से 1d चला जाएगा तो 1d बचेगा। 90 को उधर ले जाते हैं, इधर सिर्फ अब d बचा, ठीक है दोस्तों। इधर 90 को उधर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 और ये 6 3 18, ठीक। इसको करेंगे तो 45, 45 थी कितने 5 थे 15 का 5 हासिल लग गया। एक बार जाती 12 और 13 135। दूरी कितनी थी दोस्तों? 135 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई होप सॉल्व देखिए दोस्तों, कैसे भी कर सकते हैं, बेसिक से भी करते हैं, एलसीएम लेकिन दोनों का फिर भी हो जाता है दोस्तों। जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पादन और शेष भाग ताजे उत्पादन है। इस श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादकों की बिक्री राशि क्या है? तो इसका 30% ही निकालना है, 50% लिखा ना। डेयरी उत्पाद, डेयरी बना दे रखा 50%, और बाकी जो ताजे उत्पाद का कितना होगा? 70% होगा। तो 70% वाला नहीं पूछा हमें, डेयरी उत्पाद का बोला, तो बस 50,000 का 30% कितना हो जाएगा? 10% कितना होगा? 5,000 हो गया। तो 5 3 15 यानी 15,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इस सेशन में खत्म हो गए दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना दोस्तों। जब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।